सोचिए जरा, ये जो कुछ भी हमारे आसपास है, चाहे वो सुबह की चाय का कप हो या आसमान में चमकते तारे, ये सब आपस में जुड़ा कैसे है? कोई तो अदृश्य ताकत है ना, जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए हैं। आज हम उसी रहस्यमयी गोंद की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये गोंद है क्या? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर केमिस्ट्री। और इसकी कहानी शुरू होती है बिल्कुल बेसिक लेवल पर, यानी एटम्स के लेवल पर। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सवाल ये है कि एटम्स आखिर एक दूसरे से जुड़ते ही क्यों हैं? जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी एक यूनिवर्सल इच्छा में छुपा है, और वो है स्टेबिलिटी की इच्छा। देखिए, कायनात की हर चीज ज्यादा स्टेबल होना चाहती है, और ये जो बॉन्ड बनाना है ना, ये नेचर का एनर्जी कम करके स्टेबिलिटी पाने का एक तरीका है। और बस इसी फोर्स को, इसी ताकत को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये वही इनविजिबल फोर्स है जो एटम्स को एक साथ खींचकर मॉलिक्यूल्स बनाती है, और इन्हीं मॉलिक्यूल से हमारे आसपास की दुनिया को अपनी शक्ल मिलती है। ये बात काफी इंटरेस्टिंग है ना, कि नेचर में ना कोई भी एटम अकेले रहना पसंद नहीं करता। मतलब अकेले रहना नॉर्मल है ही नहीं उनके लिए। कुछ नोबल गैसेस को अगर छोड़ दें तो लगभग हर एटम किसी ना किसी के साथ जुड़ा ही हुआ है। तो बॉन्डिंग ही रूल है, अकेलापन वो तो एक्सेप्शन है। और यहीं पर एंट्री होती है एटॉमिक वर्ल्ड के वीआईपीज की, यानी नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपने आप में बिल्कुल खुश हैं, एकदम सेटिस्फाइड। ये स्टेबल हैं, इनर्ट हैं, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं। और इनकी यही जो स्टेबिलिटी है ना, यही बाकी सारे एटम्स के लिए एक तरह का गोल बन जाती है। और बस यहीं से हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आते हैं, ऑक्टेट रूल, या जिसे 8 का नियम भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल आइडिया है, जो हमें बताता है कि एटम्स आखिर स्टेबल होते कैसे हैं। आसान भाषा में समझें तो ज्यादातर एटम्स चाहते हैं कि उनके सबसे बाहरी एनर्जी शेल में, जिसे वैलेंस शेल भी कहते हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हों। जैसे ही वो इस मैजिक नंबर यानी 8 को हासिल कर लेते हैं, वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल और कह सकते हैं कि खुश हो जाते हैं। और जैसा कि इस थ्योरी को देने वालों में से एक जी.एन. लुइस ने कहा था, ये गोल सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्ड बनाकर ही अचीव किया जा सकता है। एटम्स ना इस क्लब ऑफ 8 में शामिल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा लुइस सिंबल्स को देखें। ये बेसिकली एक बहुत ही आसान तरीका है ये विजुलाइज करने का कि कौन से बाहरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। यहां साफ साफ दिख रहा है कि नियॉन के पास तो पहले से ही अपने 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो तो सेट है। बाकी सब बस उसी मकाम तक पहुंचना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि एटम्स अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते कैसे हैं? तो पहली स्ट्रैटेजी है इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, और इसी से बनता है आयोनिक बॉन्ड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा खाने वाला नमक, यानी NaCl। कहानी बड़ी सीधी है। सोडियम के पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है, वो उसे देना चाहता है। क्लोरीन को ठीक 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। हो गया काम। अब दोनों स्टेबल हैं। सोडियम बन जाता है पॉजिटिव आयन, क्लोरीन बन जाता है नेगेटिव आयन, और फिर ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ये दोनों आयन एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बन जाता है एक मजबूत आयोनिक बॉन्ड। मजे की बात यह है कि हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स काम करते हैं, उनके पीछे भी यही कहानी है। लेकिन क्या हो अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से देना ही ना चाहे? खैर, तब वो दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, शेयरिंग। और यहीं से कहानी शुरू होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की। तो हमारे पास स्टेबिलिटी पाने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। आयनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स का पूरा पूरा ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे में, जिससे आयन्स बनते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स में एटम्स मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो रास्ते 2 हैं, पर मंजिल एक ही है, स्टेबिलिटी। अब शेयरिंग में भी वैरायटी है। जब 2 एटम सिर्फ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, जैसे कि क्लोरीन गैस। यहां 2 क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और शेयर कर लेते हैं। इस तरह दोनों का काम बन जाता है और दोनों अपने 8 के मैजिक नंबर तक पहुंच जाते हैं। और अगर स्टेबिलिटी पाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो तो क्या? तो एटम्स 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं। इससे बनता है एक डबल बॉन्ड, जैसा हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में देखने को मिलता है। और हां, बात यहीं खत्म नहीं होती। एटम्स 3-3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन तक शेयर कर सकते हैं, और इससे बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड, जो केमिस्ट्री के सबसे मजबूत बॉन्ड्स में से एक है। और पता है, यही वजह है कि हमारी हवा में जो नाइट्रोजन गैस है, वो इतनी ज्यादा स्टेबल है।
और प्लास्टिक जैसी चीजों की ड्यूरेबिलिटी के पीछे भी इसी शेयरिंग की ताकत का हाथ है। तो अब तक ये ऑक्टेट रूल काफी सीधा साधा और सिंपल लग रहा है ना, लेकिन साइंस में अक्सर रूल्स असल में गाइडलाइंस होते हैं और ऑक्टेट रूल के भी कुछ बहुत जरूरी एक्सेप्शंस हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल एटम 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्टेबल हो जाता है। कुछ केसेस में तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख लेता है, जिसे एक्सपैंडेड ऑक्टेट कहते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स तो इतने अजीब होते हैं कि उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही ऑड होता है, मतलब 8 का आंकड़ा तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। और अब एक और मजेदार बात, जिससे पता चलता है कि साइंस कितनी सरप्राइजिंग हो सकती है। याद है वो वीआईपी नोबल गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती थीं? खैर, बाद में पता चला कि उनमें से भी कुछ, जैसे ज़ीनॉन, असल में कंपाउंड्स बना सकती हैं। सोचिए, ये तो उस पूरी बुनियाद को ही हिला देता है जिस पर यह रूल बनाया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ऑक्टेट रूल केमिस्ट्री को समझने के लिए एक जबरदस्त यूजफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर पीरियोडिक टेबल के शुरुआती एलिमेंट्स के लिए। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये एक मॉडल है। और जैसा कि हर मॉडल के साथ होता है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ऑक्टेट रूल जैसी एक बेसिक गाइडलाइन के भी इतने एक्सेप्शंस हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैटर को चलाने वाले और भी गहरे और भी फंडामेंटल नियम होने चाहिए। और उन्हीं नियमों की खोज, बस वही तो है जो साइंस को इतना एक्साइटिंग बनाती है।